आता है, किसी से आंख मिलते ही कनेक्शन हो भी सकता है कि जवां हूं खूबसूरत हूं, यही एक डर सताता है। किसी से आंख मिलते ही कनेक्शन हो भी सकता है और हसीनों से हमेशा फासला मैं यूं भी रखता हूं, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। कि चार मिसरे देखे कि मुश्किल था हर सवाल, वो पर्चा ना कर सका और यूं इम्तिहान का कभी चर्चा ना कर सका। कि मुश्किल था हर सवाल, वो पर्चा ना कर सका और यूं इम्तिहान का कभी चर्चा ना कर सका। और जितने अमीरजादे थे सब पास हो गए, वो पास कैसे होता जो खर्चा ना कर सका। और चार मिसरे देखे कि लंच को मैंने डिनर अब कह दिया तो कह दिया, यानी सूरज को कमर अब कह दिया तो कह दिया। कि लंच को मैंने डिनर अब कह दिया तो कह दिया और यानी सूरज को कमर अब कह दिया तो कह दिया। और मेरी शादी सायरा से हो न हो चिंता नहीं, उसके वालिद को सुसर। आप प्रधानमंत्री बने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि ग्लोबल खराब है इसलिए हम खराब। देखिए मुझे एक बात बताइए, पिछले 5 सालों में जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उसकी एवरेज क्या थी और उनकी क्या एवरेज क्या थी? डबल थी, 100%। अगर आप 6-6 वर्ष की एवरेज लेंगे तो हमारी उनकी एवरेज थी 5.8%, यहाँ एवरेज थी 9.2 या 3%। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट की ग्रोथ थी 55% ज्यादा थी प्रीवियस 5 साल से। मैं उस नाम को आवाज देता हूं जिस नाम को सुनने के बाद यकीनन आप सब एहतराम से उसकी तरफ देखने लगते हैं। नाम है जनाब फरहत एहसास, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फारिग तालिब इल्म। मुझे फख्र यह हासिल है कि मैं तकरीबन पिछले 30-35 साल से उनकी दोस्ती का शरफ रखता हूं। उससे उनके वो शहर जो बहराइच के नाम से मशहूर है पूरे दुनिया में, वहां से इनका ताल्लुक है। बहराइच, अलीगढ़, लखनऊ यूनिवर्सिटी और उसके बाद दिल्ली, ये जो मस्कन इनके रहे हैं, इन्होंने फरहत एहसास को जो निखार दिया है शायरी के हवाले से, अदब के हवाले से, वो निखार आपकी अपनी अमानत है। मैं जनाब फरहत एहसास से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ आएं और अपने कलाम सुनना बात। 2-3 शेर पेश करके इजाजत चाहूंगा। एक मतला और एक शेर अर्ज है कि चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है। चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। क्या बात है भाई, वाह वाह। चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, दरिया भी परेशानी में है, हाँ। अक्स किसका है जो इतनी रोशनी पानी में है। अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। और शेर देखें कि गौर से देखो तो हर चेहरे की बेनूरी का राज, गौर से देखो तो हर चेहरे की बेनूरी का राज, बादशाहे वक्त के चेहरे की तामानी में है। बहुत अच्छा है, वाह। गौर से देखो तो हर चेहरे की बेनूरी का राज, बादशाहे वक्त के चेहरे की ताबानी में है। और 2 शेर देख लें कि वही हवा जो मेरी जिंदगी चलाती है, वही हवा जो मेरी जिंदगी चलाती है, चिराग मेरा खुदा जाने क्यों बुझाती है। वही हवा जो मेरी जिंदगी चलाती है, चिराग मेरा खुदा जाने क्यों बुझाती है। और शेर देखें कि जो हादसात के डर से घरों में बैठे हैं, उन्हें खबर हो कि घर में भी मौत आती है। बहुत अच्छा है, वाह वाह। जो हादसात के डर से घरों में बैठे हैं, उन्हें खबर हो कि घर में भी मौत आती है, और शेर देखें कि ज़मीन ने लफ्ज उगाया नहीं बहुत दिन से, कुछ आसमां से भी आया नहीं बहुत दिन से। अच्छा है, वाह। ज़मीन ने लफ्ज उगाया नहीं बहुत दिन से, कुछ आसमां से भी आया नहीं बहुत दिन से। नमाज कैसे पढ़ूं मैं
बगैर पाक हुए। क्या कहने, नमाज कैसे पढ़ूं मैं बगैर पाक हुए, कि आंसुओं में नहाया नहीं बहुत दिन से। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। नमाज कैसे पढ़ूं मैं वाह, ये बगैर बिल्कुल पाक अच्छा है हुए, भाई, वाह। कि आंसुओं में नहाया नहीं बहुत दिन से, कि आंसुओं में नहाया नहीं बहुत दिन से। और ये शहर वो है कि कोई खुशी तो क्या देता। शेर देखेंगे, ये शहर वो है कि कोई खुशी तो क्या देता, किसी ने दिल भी दुखाया नहीं बहुत दिन से। भोपाल की सरजमीन से हमारे साथ एक बहुत बड़ा अदीब और बहुत बड़ा शायर, जिनको आपने रसायल में और टेलीविजन के चैनलों में मुख्तलिफ अंदाज में देखा होगा। कई मुशायरों में वो यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन लाल किले के इस मुशायरे में उनकी शिरकत पहली बार हो रही है। जनाब जिया फारूकी से इल्तमास करता हूँ कि वो एक अदबी खानवादे से भी उनका ताल्लुक है और बहुत सलीके की शायरी आपको अब सुनने को मिल रही है। ये जो सिलसिला है फरहत एहसास के बाद इसको जारी रखिए। जनाब जिया फारूकी। कि वो जानता है मुझे कि क्या हूं, वो जानता है मुझे कि क्या हूं, मैं तशना होठों की एक दुआ हूं। वो जानता है मुझे कि क्या हूं, मैं तशना होठों की एक दुआ हूं। तड़प के निकलूं तो आबे जमजम, निकल के तड़पूं तो करबला हूं। तड़प के निकलूं तो आबे जमजम, निकल के तड़पूं तो करबला हूं। बहुत अच्छा है, निकल के तड़पूं तो करबला हूं। बड़ा संजीदा माहौल हो गया। तो दो तीन गजल के शेर कि गुरूर नाज अदा तमकनत शयारी सब, गुरूर नाज अदा तमकनत शयारी सब, मुझे तो याद है एक एक अदा तुम्हारी सब। और बस एक फांस खटकती है आज भी दिल में, बस एक फांस खटकती है आज भी दिल में, अगरचे भर गए जितने थे जख्मकारी सब। और ये शेर भी देखें कि अब इस खंडर से नया एक मकान उभरेगा, अब इस खंडर से नया एक मकान उभरेगा, कि दफन हो गई मलबे में आहोजारी सब। वाह। और ये यौम जमहूरिया का मुशायरा है। मैं साकी नामे के चंद बंद, इजाजत अर्ज किया है कि हमें अपना तू आजमा साकिया, न खून रंग मंजर दिखा साकिया, न जहरे हलाल पिला साकिया, सजा दिल की महफिल सजा साकिया, पिला ला पिला ला पिला साकिया, पिला जामे इंसानियत ला पिला, कि जमहूरियत आज भी है जवां। पिला फिर महेश आलमियत पिला, पिला फिर शराबे मोहब्बत पिला, महकता हुआ जामे वहदत पिला, हमें अंगवीने अखुवत पिला, पिला ला पिला ला पिला साकिया, पिला जामे इंसानियत फिर पिला, कि जमहूरियत आज भी है जवां। कोई जाम हो मुल्क मिल्लत के नाम, कोई हो शहीदों की अजमत के नाम, कोई हो पड़ोसी की उल्फत के नाम, कोई सरफरोशों की हिम्मत के नाम, पिला साकिया फिर मोहब्बत के नाम, पिला ला पिला ला पिला साकिया, पिला जामे इंसानियत फिर पिला, पिला ताकि फिर कोई दंगा न हो, कहीं खाकों का तमाशा न हो, कहीं पर बमों का धमाका न हो, मनाजिर मसाजिद का झगड़ा न हो, अहिंसा के मदरा का एक जाम ला, पिला ला पिला ला पिला साकिया। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कभी तो आएगी। देश निराशा की गर्त में डूब चुका है। हर किसी को लगता है यार छोड़ो क्या होना है, सब चोर है, सब बेकार है। पता नहीं यार ईश्वर की क्या इच्छा थी हमको इस देश में पैदा किया। इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि आम आदमी के लिए यह सिस्टम बंद है। करप्शन ना ही तो खत्म हुआ है ना ही होगा। If you don't pay the bribe,
the damage done to you or the loss sustained by you in terms of delay, humiliation, harassment, indignity is much greater than the bribe. सरकार की व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाना, ये मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा खतरा है. Everybody does this. The Congress Party does this, the BJP does this, the Janata Dal does this, the Samajwadi does this, everybody does this. And there's a time to stop this nonsense. भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार आरटीआई है. इस देश के राजनेता ना कहना सीखें और इस देश के ब्यूरोक्रेट हाँ कहना सीखें. There are many forms of corruption. They can be addressed by innovative means. All over the world they are doing. In India we are pretending. It is not a values issue alone. गवर्नमेंट भले फाइलों में उलझी हुई हो, लेकिन गवर्नेंस फाइलों में न उलझे, वो लाइफ से जुड़े. The Lokpal bill alone is not adequate to fight corruption. We need a comprehensive anti-corruption code in this country. नमस्कार और स्वागत है आपका चेंज इंडिया में। यहाँ हम अपने नए प्रधानमंत्री के लिए एक एजेंडा तैयार करेंगे जिससे हमें ये विश्वास है कि हिंदुस्तान की तकदीर को बदला जा सकता है। आज का एजेंडा है भ्रष्टाचार का कैंसर, कैसे हिंदुस्तान को मुक्त करें इस भीषण बीमारी से। ये एजेंडा तैयार किया गया है विशेषज्ञों के एक ग्रुप के सहयोग से, जिनमें से आज दो विशेषज्ञ डॉक्टर किरण बेदी और प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता हमारे साथ हैं। धीरज नैयर भी इस पैनल में है जो कि इस सारी व्यवस्था के सूत्रधार हैं। एक बहुत ही अनुभवी स्टूडियो ऑडियंस भी है जिसमें कई व्यक्ति तो वो हैं जिन्होंने ट्विटर और थिंक इंडिया वेबसाइट पर अपने आइडियाज कंट्रीब्यूट करे हैं। यहां पर मैं ये कहूंगा कि अगर आप भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर और हमारी वेबसाइट thinkindia.in.com पर अपने आइडियाज भेजें और हम आपको भी अगले शोज में इन्वाइट करेंगे। डॉक्टर बेदी, ये लोकपाल का जो बिल नया पास किया गया है, इसमें थोड़ा सा विवाद है कि ये कितना इफेक्टिव रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि काफी इफेक्टिव चेंजेस आए हैं, कुछ कहते हैं कि जो अल्टीमेट था कि सीबीआई का भी पूरी तरह से ऑटोनॉमी देनी चाहिए, वो नहीं हुआ। तो आपके असेसमेंट में किस तरह का इंप्रूवमेंट हुआ है? जब से हम आजाद हुए एक ही मैसेज था कि हमारी सीबीआई जो है वो सरकार के पॉलिटिसाइजेशन से मुक्त नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन में बैठती थी ये आरोप लगाती थी, जो पार्टी इन पावर है, कि सीबीआई उनके हाथों में जी। तो उसको मुक्त करने के लिए ही सारा अभियान था। पिछले 3 साल से खासकर आपने देखा है हर भारतीय किसी ना किसी प्रकार इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, जिसको हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हुआ। लोकपाल के लिए, ताकि एक ऐसा ग्रुप बने, एक ऐसी देखरेख, एक ऐसा वॉचडॉग बने जो इस सीबीआई को, जो तफ्तीश की एजेंसी है, एक मुख्य सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिंजरे का तोता, इस साल उन्होंने कहा केज पैरेट। तो उसके लिए इस सीबीआई को, जिसके पास हजारों काबिल पुलिस ऑफिसर्स है, अनुभवी पुलिस ऑफिसर्स, तफ्तीश जानते हैं, एक डायरेक्टर सीबीआई, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जब एंटी करप्शन के काम को देखे तो ये 8 मेंबर बॉडी इसकी निगरानी करे, ना कि सरकार, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी। ये 8 मेंबर बॉडी, 4 मुख्य जजेस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 4 एमिनेंट लोग जो कानून जानते हैं, फाइनेंस, विजिलेंस, तफ्तीश जानते, वो 8 लोग जिनको सिलेक्ट किसने किया? प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, स्पीकर, एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने 8 लोग चुने। उसके पीछे भी एक सर्च कमेटी, सर्च कमेटी से थ्रू सिलेक्ट होते 8 इसी को, पिंजरे को, तोते को आजाद करें। दैट मीन्स इसके पास क्या क्या है, लोकपाल के पास क्या क्या है? अपने कानून, अपनी प्रोसिक्यूशन, कोई सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं, अपना बजट। जो ये मामला इस तोते को, जो तो पहले तोता कहते थे, सीबीआई को देगा, उसकी रिपोर्ट ये लोकपाल को ही देंगे। सो अब बीच में से जो पहले मीटिंग कर लेते थे कई बारी लॉ मिनिस्टर, वो कभी नहीं हो सकता।
तो जो 3 साल से हम लोग सारा देश मांग रहा था वो आज पार्लियामेंट में 18 दिसंबर को पास किया। कई लोग कहते हैं कि क्योंकि सरकार अभी भी कंट्रोल करती है सीबीआई को और सीबीआई ऑफिसर्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग को, तो सरकार का अभी भी हस्तक्षेप रहेगा। सिर्फ नहीं, पोस्टिंग जरूर आएगी, थ्रू सीवीसी आएगी जी, वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आएगी, छांट के आएगी। लेकिन आफ्टर ऑल हजारों आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको छांटने अगर लोकपाल करे तो लोकपाल क्या करेगा? उनको छांट के देगी सीवीसी, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो भी लोकपाल के अधीन है। लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकेगी अगर वो काम, वो ऑफिसर मान लीजिए कोई डीआईजी है, एक केस में इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लोकपाल से पूछे बिना वो ट्रांसफर नहीं कर सकती। ये नया संशोधन राज्यसभा ने पास किया जब डिबेट हुई, तो ये भी जो कमी थी वो पूरी हो गई। तो प्रोफेसर गुप्ता, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो इफेक्टिव ऑटोनॉमी है, ये एक लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी शायद पूरी नहीं है सीबीआई के पास, इफेक्टिव है क्योंकि लोकपाल जो उनको जो लोकपाल वाले केस है उसमें सीबीआई को पूरी ऑटोनॉमी दी गई है, तो क्या इफेक्टिव रहेगा? मेरे ख्याल से इफेक्टिव रहेगा। मैं इनके साथ पूरे सहमत हूं कि ये जो लोकपाल बिल है इसमें काफी कुछ उन्होंने एडवांस किया जो पहले बात चल रही थी। और बस एक ही मुझे बात कहनी है कि बहुत लोग सोचते हैं कि ये कामयाब नहीं रहेगा क्योंकि काफी एम्बिशियस है, यूटोपियन भी है। तो इनको मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडोनेशिया में इसी तरह का चीज कामयाब हुआ है और ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को उन्होंने एम्प्लॉय भी किया, करीबन 600 लोग हैं बस, और इंडोनेशिया के करप्शन केसेस काफी घट गए। और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर सीबीआई को जरा सा और ऑटोनॉमी दिया जाए तो उसमें वो इन्वेस्टिगेटिव जो अथॉरिटी है उसको ज्यादा ऑटोनॉमी होगी ताकि प्रोसिक्यूशन भी कर पाए ठीक तरह से। राइट। धीरज, आपका असेसमेंट? देखिए, डेफिनेटली एडवांस है। भ्रष्टाचार पिछले 4-5 सालों में बहुत उभर के आया है, कोई काउंटर तो जरूरी था। और ये इंडोनेशिया का एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि वहां भी सरकार यहाँ के जैसे काफी भ्रष्ट इंस्टीट्यूशंस भ्रष्ट हो गए थे, लोग भ्रष्ट हो गए थे, और वहां पे काफी हाई प्रोफाइल पूर्व मंत्रियों को, पुलिस ऑफिसर्स को, कई लोगों को जेल भेजा गया है। तो लोकपाल का पहला टेस्ट होगा कि कुछ केस ले, कन्विक्शन तक पहुंचे, लोग जेल जाएं। जब ये होगा तब लोगों का विश्वास होगा कि ये लोकपाल अलग है सीबीआई से, ये लोकपाल कुछ कर सकता है, भ्रष्टाचार कम होगा। तो यहाँ का कंसेंसस तो ये है कि ये आइडियल ना हो, ना भी हो, लेकिन इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है और काफी इफेक्टिव एक लॉ जरूर बना है। तो मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूं कि आपने जो डिबेट सुनी, आपको लगता है कि ये इफेक्टिव लोकपाल होगा? कौन कहता है हाँ? जितने लोग हाँ कहते हैं हाथ उठाइए। तो आई थिंक काफी इसमें काफी प्रतिशत ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इफेक्टिव है। तो ये तो एक पॉजिटिव मूवमेंट हुई। अब दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है वो है आधार कार्ड का। अब आप सब लोग जानते हैं कि बायोमेट्रिक आइडेंटिटी से लोगों को दिया जा रहा है, जिससे कि जो लोग नकली तरीके से कुछ फायदे ले लेते थे सरकार के, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब आपकी आइडेंटिटी जो है वो बायोमेट्रिक हो गई है। लेकिन इसका एक क्रिटिसिज्म ये आता है कि जब आपने 30-40 करोड़ लोगों को बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन तो दे दी, लेकिन आपका बैंकिंग नेटवर्क जो है वो अभी इतना विस्तार नहीं हुआ है, और जो प्रिवेसी के लॉज हैं वो भी अभी आपने नहीं बनाए हैं क्योंकि लोगों की अब लोगों की आइडेंटिटी जो है सरकार के पास चली गई है। तो कितना आपको लगता है डॉक्टर बेदी ये नेगेटिव हैं इस स्कीम के? असली टेस्ट सरकार का ये होता है कि जब आप एक नई स्कीम लाएं तो जो उसके साथ रिलेटेड है वो भी उसी गति पे चले। आधार फास्टर गति पे चला, लेकिन जो बाकी बैंकिंग सिस्टम्स और बाकी ने जुड़ना था वो स्लो रहे, या पता नहीं अलाइनमेंट में नहीं रहे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप एक नई स्कीम लाएं तो बाकी सरकार के डिपार्टमेंट्स में अलाइनमेंट में आए, वो अभी नहीं हुआ है। सेकेंडली ये मैं कहूंगी कि आधार बड़ा इंपॉर्टेंट एक आइडेंटिटी कार्ड है क्योंकि बायोमेट्रिक्स पे उसका कोई चोरी नहीं कर सकता क्योंकि आप पहचाने जाएंगे अगर आप झूठ बोल रहे हैं। इसकी सख्त जरूरत है, लेकिन आम व्यक्ति को अभी भी और समझने की जरूरत है, जिसके लिए मैं समझती हूँ एक कंट्रोल रूम नंबर भी खोलें, आधार नंबर। कभी भी कोई इसमें असुविधा हो, कुछ पूछना हो तो नंबर 500 घुमाएं, 5000 घुमाएं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं समझती हूँ उसकी सख्त जरूरत। तो ये जो बात डॉक्टर बेदी ने कही कि एक तो बहुत तेज चल रहा है जो स्कीम है, 30-40 करोड़ लोगों को कर दिया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में, लेकिन जो उसके जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शायद अभी उतनी तेजी से नहीं चल पा रहा है, और वो शायद कमी रहे स्कीम में। मेरे ख्याल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर बेदी कह रही है वो सही है, पर्टिकुलरली बैंकिंग में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। और
इसलिए अगर ठीक ठाक से ना चले, अगर गति से ना चले, फिर इसका बदनाम भी हो सकता है। हम वो नहीं चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि आधार कार्ड का एक कमी है, वो है कि अगर किसी के पास आधार कार्ड हो, वो आधार कार्ड से बैंक अगर अकाउंट खोलना चाहे तो उसी एरिया में जहां पे एड्रेस है वहीं पे खोल सकता है। कहीं और खोलने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। बैंक ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पे है ये वो अलाउ करें या ना करें। इसको मेरे ख्याल से तो काफी बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। हाँ जी, इसको कुछ करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग माइग्रेट बहुत करते हैं। हमारी कंट्री कैजुअल लेबर कितने हैं? 5 बिलियन लोग रेलवे की टिकट खरीदते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो कमी है इसको दूर करना चाहिए। और आखिर में जो प्रिवेसी का सवाल आपने उठाया, प्रिवेसी लॉ जरूर होनी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता है कि आधार से आपका प्रिवेसी इन्वेड हो रहा है। बहुत जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसीज हैं, वहां पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रखते हैं। क्यों रखते हैं? रखते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको डिलीवरी दे, आपको हेल्थ दे, आपको एजुकेशन दे, तो उनको चाहिए कि आपके बारे में कुछ नॉलेज हो। तो मुझे नहीं लगता कि आधार कार्ड बाय इटसेल्फ प्रिवेसी पे एक इन्वेजन है, पर प्रिवेसी लॉ हाँ जरूर होनी चाहिए। धीरज, एक आधार स्कीम का एक जो क्रिटिसिज्म और आता है कि स्कीम अपने आप में तो बहुत अच्छी है, लेकिन अल्टीमेटली इंटेंडेड बेनिफिशियरी जिसको ट्रांसफर करना है, स्कॉलरशिप देना है या एनआरईजी वेजेस देनी है, कुछ भी सरकार की स्कीम अगर देनी है, तो बेनिफिशियरी तो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी। तो वो जो प्रॉब्लम है वो तो अभी भी बनी रहती है कि अगर आपका बेनिफिशियरी ही गलत है तो फिर आप उसको सही से पैसा देंगे, लेकिन पैसा तो तभी गलत आदमी को मिलता है। इनफैक्ट प्रॉब्लम वो बढ़ सकती है, क्योंकि फिर जो सरकार का डिस्क्रिप्शन है खाली उस जगह पे रहेगा कि कौन बेनिफिशियरी है या नहीं है। तो आप बीपीएल है या नहीं है, आप स्कॉलरशिप को डिजर्विंग है या नहीं है, ये कोई ब्यूरोक्रेट या मंत्री डिसाइड करेंगे। तो वहां पे अभी भी भ्रष्टाचार का स्कोप है, लेकिन उसको पूरी तरह एलिमिनेट किया भी नहीं जा सकता। बेस्ट केस सिनारियो है कि कुछ स्टैंडर्ड आंकड़े इकट्ठे करें, अच्छी तरह आंकड़े इकट्ठे करें, अच्छी तरह आइडेंटिफिकेशन करें। लेकिन आधार में कमियां हैं, इंप्लीमेंटेशन की कमियां हैं, ऐसी ये बात नहीं है। लेकिन फिर भी इन कमियों की वजह से इसे छोड़ नहीं देना चाहिए, इसे फेंक नहीं देना चाहिए। कमियों को एड्रेस करना चाहिए, कमियों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत होता है। जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं 100 से भी ज्यादा हैं शायद केंद्रीय सरकार की स्कीमें जो गरीबों को पैसा देती हैं या पैसा नहीं खाना देती हैं, और इनमें बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। तो आधार ही एक तरीका है जिससे ये भ्रष्टाचार कम हो सकता है, इसलिए इसको मजबूत किया जाना चाहिए। कमजोरियां हैं, लेकिन इसको कमजोरियों की वजह से अबैंडन नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें थोड़ा और एनर्जी झोंकने की जरूरत है। एक और पॉइंट बताना वो है कि आधार कार्ड के माध्यम से हम प्राइवेट सेक्टर जो पेमेंट वेजेस देते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर वेजेस जो इनफॉर्मल लेबर है वो फॉर्मल लेबर हो जाएगा अगर आधार कार्ड के थ्रू से दिया। तो आप कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में भी उसको इंप्लीमेंट करना विल बी अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड। तो ऑडियंस में पूछना चाहूंगा किन किन लोगों के पास अपना आधार नंबर मिल चुका है? अच्छा, तो मोर देन 50% को आधार नंबर मिल चुका है, मेरे को भी मिल चुका है। आप में से किसी ने यूज करा है? जल्दी बताएं, आपने यूज करा है? आपने भी यूज करा है? आपने बैंक अकाउंट खोलने में? तो इट इज बीइंग यूज्ड, बट एज यू सेड इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। तो ये तो थे हमारे एजेंडा नंबर 1 और 2। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वेबसाइट thinkindia.in.com पे भी जाइए, कंट्रीब्यूट करिए, और फिलहाल यहीं पे रहिए क्योंकि हम अभी एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप प्रधानमंत्री बनने फैसला होना, क्योंकि ग्लोबल खराब है इसलिए हम खराब हो गए। देखिए, मुझे एक बात बताइए, पिछले 5 सालों में जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उसकी एवरेज क्या थी और उनकी क्या एवरेज क्या थी? डबल थी, 100%। अगर आप 6 वर्ष की एवरेज लेंगे तो उनकी एवरेज थी 5.8%, यहाँ एवरेज थी 9.2 या 3%। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट की ग्रोथ थी 55% ज्यादा थी प्रीवियस 5 साल से। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी।
हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एज के अकॉर्डिंग वेट है वो सही है। हाइट और वेट के हिसाब से हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इस जुमरात आदाब डॉक्टर में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे की। ये क्यों होता है और क्या है इसका हल? कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। वेलकम बैक। चेंज इंडिया एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये हमारा चर्चे का विषय है आज। और अब मैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ जाता हूं, जो कि पॉइंट अगेन इसमें भी बहुत पब्लिक डिस्कोर्स भी हो चुका है कि जो हमारी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि गैस है, ऑयल है, माइनिंग है, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम है, पानी तक है, ये किस तरह से सरकार कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए प्राइवेट पार्टी को दे। क्या तो उसका ऑक्शन होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा दाम लगाए उसको दिया जाए, लेकिन अगर वो पॉलिसी सरकार फॉलो करती है तो फिर पब्लिक गुड का क्या होता है? क्योंकि कई बार सरकार का एम रेवेन्यू सबसे ज्यादा नहीं होता है, ये होता है कि देश में जैसे कि मोबाइल फोन ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए, तो अगर स्पेक्ट्रम बहुत महंगा हो जाता है तो फिर मोबाइल फोन अफोर्डेबल नहीं रहता है। तो ये एक पब्लिक पॉलिसी का मुद्दा है जिसमें सरकार को बैलेंस करना पड़ता है कि क्या वो रेवेन्यू अपना मैक्सिमाइज करे या फिर पब्लिक गुड के लिए कम दाम पे दे। तो ऑक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है, अगर आप सिर्फ ऑक्शन करेंगे तो उससे दाम सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन जो चर्चा हो रही है देश में वो तो ये है कि ऑक्शन ही करना चाहिए। तो डॉक्टर बेदी, मैं आपसे पता लगाना चाहता हूं कि ऑक्शन हर केस में ऑक्शन होना चाहिए? ऑक्शन एक पारदर्शिकता है जहां आपको सबको पता है इसके प्लेयर्स कौन है, किसकी कितनी प्राइस है, तो मैं समझती हूं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब एक व्यक्ति मंत्री बनता है या सरकार का एक सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट बनता है, वो अपना जब तक दूरंदेशी नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा, वह उसको अपना समझ सकता है कि मेरी डिस्क्रिप्शन मैं जिसको दे सकता हूं। उसमें पब्लिक गुड को कैसे बैलेंस करना है आपने, और आपने दूरंदेशी भी कैसे करनी है, और यह भी देखना है कि मैं इसका खुद मालिक नहीं हूं, मैं एक देश का ट्रस्टी हूं जिसमें ऐसे फैसले करूं जिसमें सारे देश का भला हो। मैं समझती हूं उसमें ऑक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल प्ले करता है। और अगर डिस्क्रेशन भी इस्तेमाल करनी है प्रोफेसर गुप्ता, तो वो डिस्क्रेशन भी इतनी ट्रांसपेरेंटली करिए कि सरकार अगर पब्लिक गुड पे भी करना चाहती है कि हम दाम से कम देंगे, कि अगर ये 100 रुपए की चीज है लेकिन हम 60 रुपए में देना चाहते हैं क्योंकि 40 रुपए हमारे असेसमेंट में पब्लिक गुड बेनिफिट आएगा, तो भी एक ट्रांसपेरेंटली करना चाहिए जिससे ऑक्शन करने वाला जानता हो। तो क्या उससे दोनों मुद्दे सेटल हो सकते हैं? हर ऑक्शन में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, बल्कि हर पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अगर ना हमने ऑक्शन का डिसाइड कर भी लिया पर ट्रांसपेरेंसी ना हो प्रोसेस में, तो ऑक्शन भी बेकार जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ही जरूरी है, पर मैं एडिशनली ये कहना चाहता हूं कि कई चीजों में शायद ऑक्शन ना भी होना चाहिए, जैसे कि सैंड में ऑक्शन होना आई थिंक इज वेरी रॉन्ग। और तरह तरह की जगह में ऑक्शन जब आप करते हैं तब आप कोल ब्लॉक जैसी चीज है ऑक्शन करेंगे, या आप उनसे कहेंगे कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, हम आपको दे रहे सब बनाकर, आप इसको यूज कीजिए, आप शाफ्ट बनाए, आप कोल प्रोड्यूस कीजिए, और उस पे एक पॉलिसी डिसीजन हो।
मैं एक बार मिस्टर महेश्वरी से पूछना चाहूंगा, उन्होंने हमको ट्वीट करके अपने कुछ आइडियाज भी दिए हैं। देखिए, ऑक्शन करना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप जैसे मैं मिनरल एरिया में देख रहा हूं कि हमारे